गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 18 मार्च 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और हमेशा की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं दोस्तों, आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन और रशियन ऑयल के बारे में। सभी को पता है कि रशिया हमें डिस्काउंट दे रहा है और इंडिया उसको खरीदने का मन उसने बना लिया है, तो इसके बारे में पहला टॉपिक रहेगा। तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से दोनों से ये कवर होता है, क्योंकि जीएस पेपर 2 में हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया रशिया के साथ हमारे जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप हैं उसके बारे में है। और जीएस पेपर 3 से तो ऑफ कोर्स कह सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग वहाँ से क्रूड ऑयल परचेज करेंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से जीएस पेपर 3 से कवर कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों इंडिया हेल्प्स श्रीलंका। क्यों हेल्प करता है, क्यों हेल्प किया है और कब हेल्प कर रहा है, कितनी हेल्प कर रहा है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। हालांकि टॉपिक एक पुराना है, लेकिन श्रीलंका की प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है जब से कोविड शुरू हुआ है। और भैया हम तो पड़ोसी हैं और हमारी तो पॉलिसी ही है ना, नेबरहुड फर्स्ट। तो भैया नेबरहुड फर्स्ट है तो इसका मतलब हम लोग श्रीलंका को प्रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच में रशिया के बीच में जो रिलेशनशिप बना है ये डिफेंस वाला, ये जो डील हमारे बीच में हुई है उसको लेके है S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में। क्रूड ऑयल क्राइसिस एंड द OECD, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। OECD संस्था क्या है, ये कैसे काम करती है, कौन कौन इसके मेंबर हैं और इस समय जो यूक्रेन के अंदर क्राइसिस चल रहा है उसका इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। जीएस पेपर 2 और 3 दोनों से कवर हो सकता है। ट्रिब्यूनल्स फॉर द डिफेंस पर्सनल, इसके बारे में बात करेंगे। ट्रिब्यूनल के बारे में देखिए, नॉर्मल ट्रिब्यूनल के बारे में हम लोग पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं, तो बार बार उसको रिपीट करके कोई फायदा है नहीं। हाँ, लेकिन जो डिफेंस पर्सनल हैं हमारे आर्म फोर्सेज में, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जो भी मेंबर होते हैं, उनके बारे में जो है ये ट्रिब्यूनल के बारे में कुछ एक नया यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके बारे में कुछ बोला है। क्या पूरा मामला है उसको जानने की कोशिश करेंगे इसमें। ICJ एंड द रशिया, ये आज का एक्चुअली एक्सप्लेनर सेक्शन है। यूपीएससी के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा इसको मैं, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि ICJ क्या है, इसका थोड़ा क्या रोल होता है, राइट, वो थोड़ा पता होना चाहिए बस। बिकॉज एक यूएन की संस्था है, इंपॉर्टेंट संस्था है, आजकल न्यूज़ में है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से एग्जाम में वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बनते हैं। मेंस में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, मुझे लगता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ से कुछ ना कुछ वो पॉइंट निकाल सकता है। इंडियन रेलवेज प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है। हालांकि इस एडिटोरियल सेक्शन में जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात की गई है, खासकर दो प्रॉब्लम के बारे में। पहली प्रॉब्लम फाइनेंशियल और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है। मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मतलब कहने का ये है कि भैया जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होते हैं, जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है ना, जिसके लिए हम लोग सब तैयारी कर रहे हो, उसके बारे में है। क्योंकि जब आप रेलवे सर्विस ज्वाइन करते हो तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ, या मैं ये तो बोलूँगा कि पर्सनली भी आपके साथ ये रिलेशन यहाँ पे इसका आर्टिकल का है। उसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक हमारे सामने रहेंगे, वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन दोस्तों आज है होली, राइट, और होली की सभी को प्रेप IAS की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से पर्सनली भी, और जितने भी लोग हमारी टीम से जुड़े हुए हैं सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। मैं इस बार होली ऑफ कोर्स नहीं खेल पा रहा हूँ क्योंकि मैं तो दिल्ली से बाहर हूँ। बट आप लोग अच्छे से होली खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऑर्गेनिक कलर्स का यूज़ कीजिए, केमिकल कलर का यूज़ मत कीजिए, लेकिन जैसा आपका मन करे आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिन आता है, आप इसमें बढ़िया से, ठीक है, इसको अच्छे से सेलिब्रेट करिए। लेकिन पढ़ाई के अंदर जो है वो गैप मत रखिए। आज भी एनालिसिस देख लो, आधे पौने घंटे की एनालिसिस रहती है, उसके बाद दिन भर अपना आराम से फेस्टिवल अपना मना सकते हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले पेज पे। देखिए पहला पेज आपके सामने है, क्या कहता है। वैसे तो आपको बता दूं मैं, देखिए अगर आप कोविड केसेस की बात करो तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग पैटर्न जो है इस समय दुनिया में निकल के आया है, वो ये है कि भैया चाइना में भी, देखिए वैसे तो इसमें नहीं चाइना इतना दिखा रखा है, लेकिन न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि चाइना में इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं जितना 2 साल में चाइना में जो है इतने केसेस आए नहीं। इतने केस चाइना में आ गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो दूसरी कंट्रीज़ में, देख सकते हो म्यांमार में, देख सकते हो थाईलैंड में, मलेशिया में, वियतनाम में, और ये भैया भर भर के जो है कितने सारे केस यहाँ पे आए हुए हैं। कहीं पे 23,000, कहीं पे 50,000, कहीं पे 2.5 लाख, कहीं पे 5 लाख। बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए हैं डिस्पाइट बीइंग वैक्सीनेटेड। बहुत सारी पॉपुलेशन को दोबारा से बैक थ्रू यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है। और कल न्यूज़ में दिखा रहे थे कि इसराइल में एक नया वेरिएंट आया है जो कि ओमिक्रॉन का और डेल्टा का दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो लेट्स होप के ज़्यादा ना फैले और
पूरी दुनिया सुरक्षित रहे। हम तो बस इतना होप ही कर सकते हैं। बाकी वायरस ने जो करना है वो तो वायरस ने करना ही है। इंडिया फर्म्स बाय ऑयल फ्रॉम द रशिया, एनर्जी टाइज में डीपन। ठीक है, देखिए, एनर्जी टाइज में डीपन मतलब इंडिया और रशिया के बीच में जो एनर्जी हम लोग एक्सचेंज करते हैं, उनसे खरीदते हैं। क्योंकि देखा, आपको पता है कि रशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो है प्रोड्यूसर है। तो यूरोप के साथ तो उसके रिलेशन खैर हैं ही। इंडिया के साथ हम लोगों के साथ बहुत गहरे रिलेशन नहीं है रशिया के, एज लॉन्ग एज इट कम्स टू इकोनॉमिक टाइज और स्पेशली एनर्जी टाइज। क्योंकि देखिए यार, पाइपलाइन हम लोग रशिया से बिछा नहीं सकते हैं जिससे हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा शिप्स वगैरह के क्रूड ऑयल आना अब रशिया हमसे बहुत दूर है, तो वो ऑलरेडी महंगा हो जाता है। तो लेकिन ज़्यादातर हमारी जो डिपेंडेंस है इंडिया की ऑयल को लेके, वो सऊदी या ना यूएई, ईरान, इराक, इनके ऊपर ज़्यादा रहती है। लेकिन अभी क्योंकि क्राइसिस वहाँ पे बढ़ गया है, तो हम लोगों की, हमारी कंट्री कुछ कंपनीज़ हैं जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, और भी कुछ कंपनीज़ हैं। ये लोग अभी रशिया से और ज़्यादा तेल खरीदने की कोशिश कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि रशिया हम लोगों को डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट क्यों दे रहा है आप सबको पता ही है। क्योंकि यूरोप ने बहुत, जैसे यूएसए ने, यूके ने, कई सारी कंट्रीज़ ने रशिया के ऑयल को खरीदने से मना कर दिया है। तो डेफिनेटली रशिया की जो ज़्यादातर इनकम होती है, 30 से 35% उनकी जो इनकम होती है जीडीपी की, वो ऑयल से ही होती है भैया। तो इतना ज़्यादा इनकम का सोर्स उनका कम हो जाएगा। और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, और वॉर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं भाई, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। रोज़ का जो है कई बिलियन डॉलर का खर्चा होता है। तो पैसा तो उनको चाहिए, क्योंकि वैसे भी सैंक्शंस लग गए हैं, तो रशिया की करेंसी वैसे ही बहुत ज़्यादा बॉटम पे गई हुई है। तो इसीलिए वो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट। अब यहाँ पे इंडिया के सामने ये समस्या थी, क्या उस डिस्काउंट को लें कि ना लें। फाइनली इंडिया ने डिसाइड किया कि यस, हम लोग इस डिस्काउंटेड ऑयल को लेंगे, क्योंकि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो हम सबसे ऊपर रखने वाले हैं। हालांकि यूएसए, यूके और ये दूसरी कंट्री जितनी भी है ना, वो इंडिया के ऊपर दबाव बना रही है कि आप ऐसा मत करिए। क्योंकि एक तरह से ऐसा देखा जा रहा है, अगर इंडिया इस तेल को खरीदता है ना, डिस्काउंटेड ऑयल को, कहीं ना कहीं इंडिया इस वॉर को फाइनेंस कर रहा है। ऐसा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया में। लेकिन इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं, हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हम लोग किसी के दबाव में तो काम करते नहीं। तो इंडिया का कहना है कि भैया देखिए, हम लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इंडिया में इन्फ्लेशन का जो हालत होने वाली है, उसमें तो कोई मतलब वो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों ने गो हेड दे दिया है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस ने कहा है कि हम लोग रशियन ऑयल को नहीं खरीदेंगे। रिलायंस ने मना कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि इसलिए नहीं किया कि उसको कोई यूक्रेन से खास मोहब्बत है, रशिया से उसको कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, नहीं, इसलिए नहीं है। क्योंकि इसलिए है कि रशिया के जो रिलायंस कंपनी है, ऑलरेडी वो यूएसए के साथ बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है। और यूएसए के बहुत सारे प्रोजेक्ट यूएसए के साथ जब वो कोलैबोरेट करते हैं, तो यूएसए सैंक्शंस लगा सकता है रिलायंस के ऊपर पर्टिकुलरली। तो जिससे रिलायंस का जो है बिजनेस वो हैम्पर हो सकता है। तो फिलहाल के रिलायंस ने डिसीजन लिया है कि हम लोग अपने जो कॉपरेशन है यूएसए के साथ उसको कंटिन्यू रखेंगे, और हम लोग ये रशियन वाले ऑयल को परचेज नहीं करेंगे, ऐसा रिलायंस ने डिसीजन लिया है। ये तो कोई थोड़ी सी न्यूज़ थी। इंडिया एक्सटेंड्स 1 बिलियन क्रेडिट टू श्रीलंका। देखिए भैया, हम लोगों ने श्रीलंका को दोबारा से $1 बिलियन दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि श्रीलंका आज तक के अपने सबसे बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है। जब से कोविड-19 आया है, रशिया कह रहा हूँ, सॉरी, श्रीलंका, श्रीलंका लगातार उसकी इकोनॉमी डाउन जा रही है। उसका जो फॉरेक्स था, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, वो सबसे ज़्यादा बॉटम पे है। इस साल मतलब 2022 में श्रीलंका को टोटल $7 बिलियन चुकाने हैं दुनिया को, जिनमें से ज़्यादातर जो पैसे हैं वो तो चाइना के ही हैं ऑफ कोर्स। लेकिन उसके पास फॉरेक्स है नहीं, और जो उसने बोरो किया हुआ था पैसा दुनिया से पहले, है ना, बॉन्ड वगैरह के थ्रू, अब वो बॉन्ड का पैसा भी बेचारा नहीं चुका पा रहा है। तो इस समय श्रीलंका में इन्फ्लेशन तो ऑल टाइम हाई है ही, वहाँ पे फूड क्राइसिस अलग से चल रहा है, मेडिकल मेडिसिन के लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, मिल्क तक के उनके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें श्रीलंका जो है ना वो इम्पोर्ट करता है। और श्रीलंका की जो बहुत बड़ी इनकम का जो साधन था वो था टूरिज़्म। और कोविड की वजह से टूरिज्म तो बैठ ही गया है, तो वो पूरा इंडस्ट्री एकदम बॉटम पे चली गई है, एकदम उसका एकदम बहुत नुकसान हो गया है। तो जिसकी वजह से श्रीलंका जो है वो बेचारा हाथ पैर मार रहा है, और उसी दौर में जो है वो दोबारा से इंडिया के पास आया है। पहले भी इंडिया ने उसकी कई बार हेल्प की है। $1.4 बिलियन का हम लोग अब तक उनको दे चुके हैं। $500 मिलियन हम आरबीआई ने जो है वो करेंसी स्वैप के तहत दिए थे। उसके अलावा $500 मिलियन का जो लोन हम लोगों को दिया हुआ था,
वो हम लोगों ने थोड़े समय के लिए आगे डिले उसको कर दिया है, तो हम उनसे अभी पैसा नहीं मांग रहे हैं। और अभी फाइनली इंडिया ने दोबारा से $1 बिलियन उनको दिया है। तो बहुत हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट कहना है मोदी जी का, भैया नेबरहुड फर्स्ट। तो सबसे पहले पड़ोसी आते हैं, उसके बाद दूर वाले पड़ोसी आते हैं। तो ये सारे के सारा बात यहाँ पे चल रही है। उसके अलावा श्रीलंका देखिए, एक जब भी कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट होती है या डिफ़ॉल्ट होने की कगार पे होती है, जैसे इंडिया 1991 में था, उस समय तो आईएमएफ को आप अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि आप आईएफ के मेंबर हो, तो आईएमएफ आपको बैलेंस ऑफ क्रेडिट वाले क्राइसिस में आपको हेल्प करता है। लेकिन श्रीलंका अभी तक आईएमएफ के पास नहीं गया था, क्योंकि श्रीलंका को ये लगता था अगर वो आईएमएफ के पास जाएगा तो आईएमएफ जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है, जैसे आईएमएफ ने इंडिया के ऊपर टर्म्स और कंडीशंस रखी थी, जिसकी वजह से हो सकता है श्रीलंका को अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़े दूसरी कंट्रीज़ के साथ। अमेरिकन कंपनी आ सकती हैं, यूरोपियन कंपनी आ सकती हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका थोड़ा सा स्केप्टिकल था। क्योंकि श्रीलंका का अगर आप पॉलिटिकल माहौल को देखो ना, तो वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ को, अमेरिकन कंट्रीज़ को पसंद नहीं करते, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर जो है वो लगातार श्रीलंका को के अगेंस्ट में वोट करते हैं। क्योंकि वो जब लिट्टे वाला वॉर वगैरह हुआ था ना, तो उस समय में बहुत ज़्यादा वार क्राइम वहाँ पे हुआ था, इस वजह से। लेकिन फाइनली अभी मजबूरी तो ऐसी है ना भैया, तो आईएमएफ के दरवाज़ा भी इस बार श्रीलंका ने खटखटाया है। तो इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं, चाइना की हेल्प मांग रहे हैं, आईएमएफ की हेल्प मांग रहे हैं। तो इस तरह से पूरा देखते हैं, लेट्स होप कि श्रीलंका में सिचुएशन ज़्यादा ख़राब ना हो। उसके अलावा वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अलग से चल रहे हैं, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो वो पूरे का पूरा क्राइसिस भी फिलहाल वहाँ पे चल रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले टॉपिक के ऊपर। अपना मेन जो टॉपिक है वो आपके सामने है। मेन टॉपिक क्या कहता है? कहता है दैट इंडियन एयरफोर्स टू एम्प्लॉय डायरेक्ट टेक्टिकल प्लानिंग फॉर S-400। S-400 के बारे में ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं, पहले भी S-400 के बारे में हम लोग ठीक ठाक बात कर चुके हैं। देखिए, S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, ये जो है हम लोग कहाँ से परचेज कर रहे हैं? रशिया से परचेज कर रहे हैं। एक बात आपको बता दूं कि ये जो S-400 मिसाइल्स रहती हैं, ये मिसाइल नहीं है, ये पूरा सिस्टम होता है। एक पूरा इसमें मिसाइल्स होती हैं, रडार होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो अलग से सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स वगैरह, बहुत बहुत चीज़ें होती हैं इस S-400 डिफेंस सिस्टम के अंदर में। तो ये हम लोग रशिया से खरीद रहे हैं, इसमें को तो आपको पता ही है पहले से ही। और ये जो है ना, वो सरफेस टू एयर है, इसे SAM बोलते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। तो कहने मतलब ये, अगर आपने इसको एक बार डिप्लॉय कर दिया ना कहीं पे, S-400 सिस्टम को मान लो हम लोगों ने चाइना के बॉर्डर पे कर दिया, और चाइना की साइड से अगर मिसाइल्स आती हैं, तो ये चाइना की मिसाइल साइड से अगर एक बार में 300 मिसाइल भी अगर आती है ना, 300 मिसाइल्स के टारगेट को भी एंगेज कर सकता है। और एक बात आपको बता दूंगा, एक बार में 80 से ज्यादा टारगेट हिट कर सकता है, इतना ज्यादा एडवांस है S-400 सिस्टम। आज के समय में इस तरह का सिस्टम ये अपने आप में बिल्कुल यूनिक है। इसके ही कंपटीशन में एक और इसी के जैसा सिस्टम है जो कि अमेरिका ने बनाया हुआ है, उसे बोलते हैं थार्ड सिस्टम, THAAD, जो कि इस समय बहुत सारे जर्मनी में, यूरोप में, इवन साउथ कोरिया में उसको इन्होंने तैनात किया हुआ है। लेकिन जो S-400 सिस्टम है वो इससे बहुत ही ज़्यादा एडवांस सिस्टम है। S-400 सिस्टम के अंदर बहुत सारी गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, ड्रोन्स और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, जो 600 किलोमीटर तक, देखिए थोड़ा नहीं होता है भैया, 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर जो है अपने टारगेट को हिट कर सकता है। इतना जबरदस्त ये सिस्टम होता है। और एक आपको बता दूं कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ना, S-400 सिस्टम के अंदर जो मिसाइल्स और रॉकेट हम लोग लॉन्च करते हैं, वो पता कितनी होती है? वो होती है 14 मैक। बहुत ही ज़्यादा है। 1 मैक का मतलब होता है कि साउंड की स्पीड के बराबर होता है। 14 मैक आप समझ लीजिए कि भैया कम से कम जो है, मतलब 16,000 से लेके 17,000 किलोमीटर तक पर आवर की स्पीड से जा सकता है। और इतनी ज़्यादा स्पीड में अगर कोई चीज़ जाएगी ना, तो उसको डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो एक बार अगर आपने दुश्मन के ऊपर इसको छोड़ दिया, या हमारे रॉकेट ने उनकी मिसाइल को टारगेट कर लिया, तो इम्पॉसिबल समझ लो कि उनका टारगेट जो है वो मिस हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त सिस्टम है ये। मतलब अभी तक का सबसे एडवांस सिस्टम है ऑफ कोर्स। और इंडिया इसको खरीद रहा है। चाइना के पास ये पहले से ही है, और इंडिया ने भी इसको खरीदा है। तो उसी के बारे में आर्टिकल है कि चाइना के पास भी है, हमारे पास भी है, आप इसको कैसे हैंडल करोगे। चाइना ने ऑलरेडी इसको इंडिया के बॉर्डर पे जो है लद्दाख वगैरह में जो है उधर इसको ऑलरेडी तैनात किया हुआ है, इसको डिप्लॉय किया हुआ है। इंडिया भी इसको अभी डिप्लॉय करने के मूड में है। जैसे जैसे हम लोगों को इसकी जो है
रेजिमेंट मिलती रहेंगी, इसकी डिलीवरी होती रहेगी। इसका जो पेमेंट हम लोग कर रहे हैं वो रूबल के थ्रू डायरेक्ट कर रहे हैं, तो डॉलर में इसका हम लोग पेमेंट बहुत ही कम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं तो डॉलर की जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा सा भी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। और लगभग $5.5 बिलियन का डील हम लोगों ने 2018 के अंदर इसको किया था। वैसे तो सिस्टम ये बहुत पुराना है, 1990s में से इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है रसिया, लेकिन 2007 और 8 में फाइनली उसने इसको अपनी डिफेंस सिस्टम के अंदर उसको इंडक्ट किया था, और तब से कई सारी कंट्रीज को खरीद चुकी हैं, जिसमें चाइना एक बहुत बड़ा नाम है, और इंडिया ऑफ कोर्स जो है उसको कर रहा है। वैसे तो इसकी डिलीवरी जो है वो 2021 के एंड में हो जानी चाहिए थी, थोड़ा सा डिले है, लेकिन ऑलरेडी इसका पहली यूनिट आ चुकी है, धीरे धीरे जो है दूसरी यूनिट भी इसकी आ जाएंगी, और इंडिया इसको जल्दी ही चाइना वाले बॉर्डर पे भी डिप्लॉय कर सकता है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा न्यूज़ था, तो आई थॉट के, वैसे तो रिपीटेड न्यूज़ है ये, पहले भी हम इसको बार बार कर चुके हैं, आई थॉट के कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ कहता है कि यूक्रेन वॉर कुड कट 1% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ। ये किसने कहा? ये कहा OECD ने। ये OECD क्या है? ये OECD क्या है भैया? OECD क्या है? देखिए, ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये दोस्तों दुनिया की, आप ये समझ लीजिए कि इस समय इसके अंदर 35 मेंबर्स हैं, और ये 35 मेंबर्स दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से हैं, मतलब जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, और जिनका सोशल इंडिकेटर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ये सारी कंट्री जो है बेसिकली डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि ये सारी कंट्री जो है ओपन मार्केट को फॉलो करती हैं, ओपन मार्केट सिस्टम, जैसे कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी आप इस तरह से कह सकते हो। ये वो जो है कंट्रीज हैं, और 1961 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, तो वही कोल्ड वॉर का दौर था। तो ये जो जितनी भी ओपन मार्केट कंट्रीज थी, तो इन्होंने अपना ग्रुपिंग बनाया था। अभी वो ग्रुपिंग बढ़ते बढ़ते जो है 35 तक पहुंच गया। शुरुआत में वो इतना बड़ा ग्रुप नहीं था। अभी लेटेस्ट जो है 2016 में एक कंट्री है छोटा सा यूरोप के अंदर, लातविया, बाल्टिक स्टेट है, इसने भी इसको ज्वाइन किया था। तो इनका कहना है कि भैया देखिए देखिए, वैसे अगर बता दूं कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, इंडिया OECD का पार्ट नहीं है। तो इस OECD का कहना है कि जिस तरह से यूक्रेन के अंदर क्राइसिस चल रहा है, और ऑयल को लेके जो दिक्कतें आ रही हैं, या दूसरी कमोडिटीज़ को लेके दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से ग्लोबल जो ग्रोथ है, पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ, वो 1% कम हो सकती है, ऐसा OECD ने कहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इन्होंने दिया नहीं, क्यों होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन बार बार अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये यूक्रेन का नाम ही ले रहे थे, क्योंकि वो नेचुरल गैस समझ लीजिए या क्रूड ऑयल समझ लीजिए, वो सारा सप्लाई जो है डिस्टर्ब हो गया है। उसके अलावा वर्ल्ड में जो यू नो वेरी वेल के 25 और 26 के आसपास जो वर्ल्ड का जो वीट है, वो यूक्रेन और रशिया से ही आता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली हैम्पर होंगी। उसकी वजह से इन्होंने बोला है ये कि ऐसा हो सकता है। ग्लोबल डेवलपमेंट पोज रिस्क टू द इकोनॉमी, RBI के ऑफिशियल्स ने ये कहा है। तो कोई खास, देखिए, RBI का कोई गवर्नर कहता है, RBI की कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आती है, RBI कोई कमीशन एस्टेब्लिश करता है, वो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वो डिटेल्ड रिपोर्ट्स होती हैं। लेकिन RBI के किसी ऑफिशियल्स ने ऐसा बोला है, तो वो कोई खास, वो उनका पर्सनल व्यू है, तो वो हमारे लिए एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट खैर यहाँ पे होता नहीं। पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। घुमा फिरा के वही यूक्रेन वाला इशू ही चलता है कि हाँ, यूक्रेन में ये होगा, वो होगा, ये ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गई है, ऐसे ऐसे करके, तो वही घुमा फिरा के उसी चीज़ों को ये बात यहाँ पे बोलते हैं। यूक्रेन वॉन्ट्स ऑफ द न्यू वॉल इन यूरोप। वैसे तो मुझे कोई कोई खास ये हमारे यूपीएससी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो वर्ड है ना वॉल, मैंने सोचा थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ ये वॉल वर्ड क्यों लिखा हुआ है, और वो भी एकदम इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये किसी ऐसी वॉल के बारे में बात नहीं कर रहा है नॉर्मल वॉल, ये बहुत बड़ी वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। वॉल इन द सेंस कि जब कोल्ड वॉर का समय था दोस्तों, तो जो जर्मनी है, जर्मनी के अंदर जो उसका जो कैपिटल है जर्मनी का, बर्लिन आधा जो बर्लिन है वो जो है कैपिटलिस्ट जो है, मतलब कंट्रीज के अंडर था, और आधा जो था वो रशिया के, मतलब जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसके अंडर में था। तो बर्लिन के अंदर में जो है एक दीवार निकली हुई थी बीच में से, जैसा कि आप यहाँ भी क्लियरली देख सकते हो, और लोगों को जो है एक साइड से दूसरे साइड के अंदर आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। जो कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ जर्मनी थी, बर्लिन था, इसके अंदर फुल ऑफ ग्रोथ था, डेवलपमेंट था, लोगों के पास पैसा था, वो सारी चीज़ें। लेकिन जो कम्युनिस्ट टाइप की जो साइड थी बर्लिन की,
ये जो है पूरी तरह से गरीब थी, जॉब्स नहीं थी, हालत तो काफ़ी ख़राब थी। लेकिन धीरे धीरे अब देखिए लोगों का सेंटिमेंट तो सेम है ना, दोनों ही जर्मन हैं, वो पॉलिटिक्स के बीच में पिस रहे थे बेचारे। तो फाइनली 1989 में प्रोटेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हुए जब लोगों ने कहा कि भैया एनफ इज़ एनफ, तो उन्होंने बर्लिन की इस दीवार को तोड़ दिया। 20th सेंचुरी की ये सबसे बड़ी घटना मानी जाती है आफ्टर वर्ल्ड वॉर्स, कि बर्लिन की दीवार का टूटना। तो बर्लिन की दीवार जब 1989 में टूटी, उसके बाद 2 साल के बाद ही यूएसएसआर भी टूट गया और कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया। बहुत सारी कंट्री जो है वो अलग हो गई रशिया से, जिसमें से यूक्रेन भी एक था। तो अभी ये जो यूक्रेन वाला क्राइसिस चल रहा है ना, उसी के बारे में उन्होंने बोला है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जेलेंस्की, कि भैया आप हमारी मदद कीजिए। ठीक है, एक फ्रीडम और वो बड़ी बड़ी बातें, जैसे कि बोला जाता है हमेशा कि इस तरह की एक नई वॉल जो है क्रिएट नहीं होनी चाहिए। बेसिकली उनका ये कहना है कि सब हमारी हेल्प करें, ओपन रहें, सोचें समझें, सारी चीज़ें बात करें। अगली जो बात है वो कहते हैं, देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री पर्सनल कैन मूव हाई कोर्ट्स अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल ऑर्डर। ये पूरा मामला क्या है थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ट्रिब्यूनल का मतलब होता है दोस्तों कि जो कि देखिए ट्रिब्यूनल भी ना कोर्ट जैसे ही होते हैं, ट्रिब्यूनल भी जो है वो कोर्ट जैसे ही होते हैं। वैसे आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ यहाँ पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके ये बताओ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ट्रिब्यूनल वो कौन से एक्ट के अंदर उसकी बात की गई है। इसलिए पूछ रहा हूँ आपको क्योंकि पहले हम लोग इस टॉपिक को कई बार कर चुके हैं, तो पहली बार तो ऑफकोर्स नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो। डिफेंस पर्सनल कैन मूव हाई कोर्ट अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो हाई कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन होता है केसेस का, उसका निपटारा किया जा सके। और ये बिल्कुल जुडिशियल तरीके से होता है, कोई ऐसा नहीं होता कि रैंडमली कोई भी बंदा जो है ट्रिब्यूनल में जाके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर चैनल होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, और जो ट्रिब्यूनल को हेड करते हैं वो भी जज होते हैं। यूजुअली वो रिटायर्ड जज होते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसका जो डिसीजन होता है ट्रिब्यूनल का, वो पूरी तरह से बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज के ऊपर। कई ट्रिब्यूनल ऐसे होते हैं जिनके फैसले के अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते कोर्ट में, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट में आप कर भी सकते हो। तो ये जो डिफेंस पर्सनल के लिए जो ट्रिब्यूनल है, तो बहुत सारे जो डिफेंस पर्सनल होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनको जो है इश्यूज हो सकते हैं। जैसे एनरोलमेंट कई बार किसी का लेट हो जाता है, रिटायरमेंट के रिगार्डिंग, अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, है ना, उनकी जो सर्विस की कंडीशंस होती हैं उनके रिगार्डिंग। तो अगर किसी को इस तरह की कोई कंप्लेंट होती है तो वो ट्रिब्यूनल में जाके अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल उसकी सुनवाई करेगा और ट्रिब्यूनल जो है फिर वो अपना वहां पे डिसीजन देता है। अभी तक ऐसा होता था कि ट्रिब्यूनल जो भी डिसीजन सुनाता था वो उसके अगेंस्ट में कहीं पे अपील नहीं थी। और ये जो ट्रिब्यूनल है वो खासकर आर्म्ड फोर्सेस के लिए होता है दोस्तों। हर डिपार्टमेंट के लिए अलग ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए ट्रिब्यूनल होता है, जो कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 के अंदर हम लोगों ने इसको पार्लियामेंट के अंदर इसको पास किया था। ठीक है, और कई सारे एक्ट हैं, जैसे हमारे पास आर्मी एक्ट है 1950, हमारे पास नेवी एक्ट है 57, एयरफोर्स एक्ट है 1950। उन सभी के अंदर को जो है ये सुनवाई करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अगर किसी भी पर्सनल को, उनके किसी भी ऑफिसर को अगर कोई दिक्कत है किसी भी चीज को लेके, तो वो ट्रिब्यूनल में जाके दरवाजा खटखटा सकता है, वहां पे जाके अपना न्याय, जस्टिस सीख कर सकता है। ये पूरा मामला है। अभी ये मामला जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चल रहा था। एक चीज आपको बता दो कि इन ट्रिब्यूनल बनाने का 2007 में पर्पज क्या था। इसका पर्पज ये था कि हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे केस पेंडिंग चल रहे थे, जिसकी वजह से हाई कोर्ट के ऊपर भी बर्डन बढ़ रहा था और आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग थे इनको जस्टिस मिलने में डिले हो रहा था। उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए 2007 में ये ट्रिब्यूनल बनाया गया। ये तो थोड़ा सा आपको इसके पीछे का कारण पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली ये हुआ कि ट्रिब्यूनल में जो है किसी ऑफिसर को जस्टिस मिला नहीं, तो वो चले गए दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि ट्रिब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हो, वो तो फाइनल एक विंडो है जस्टिस सीख करने का, लेकिन आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। लेकिन चीजें दोस्तों आगे एक चीज बता दो कि सुप्रीम कोर्ट में जाना इतना आसान होता नहीं। एज लॉन्ग एज अगर कोई कानून को इंटरप्रेट करना हुआ, या फिर वहां पे फंडामेंटल राइट्स का कोई सवाल होता है, या फिर इन जनरल कोई पब्लिक को इंपॉर्टेंस का कोई टॉपिक होता है, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। पर्सनल चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट की जाने की वैसे आपको परमिशन मिलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाना इतना आसान है नहीं। पहले हाई कोर्ट उसको परमिशन देता है, एक लेटर देता है, वो लेटर आपको सुप्रीम कोर्ट में दिखाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट तब चाहे तो आपकी एप्लीकेशन मंजूर करता है।
हर किसी भी ऐसे अरे गहरे केस में आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, कुछ खास कंडीशन होती है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। तो अब जो पर्सनल है, मान लो उसको कोई प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम ये है कि भैया उसको 5 महीने से सैलरी नहीं मिली और उसकी सैलरी में डिले हो रहा है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, तो उसके लिए वो ट्रिब्यूनल में जाते थे, ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया वो फाइनल होता था। अभी वो आदमी इस मामले को लेके हाई कोर्ट में भी जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें जो सैलरी वगैरह की होती हैं, ये आप सुप्रीम कोर्ट में इन चीजों को लेके नहीं जा सकते, पहली बात तो ये। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भैया इस ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ट्रिब्यूनल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वैसे तो ओवरऑल, अगर हम लोग बात करें पॉलिटी में, और लक्ष्मीकांत में ट्रिब्यूनल को लेकर अलग चैप्टर भी दिया हुआ है। इन ये जो ट्रिब्यूनल है ये क्वासी जुडिशियल टाइप की बॉडी होती हैं, और इनको जो हेड करते हैं वो दो लोग बेसिकली हेड करते हैं। एक होते हैं जिनकी जुडिशियल बैकग्राउंड होती है, तो ये रिटायर्ड जज होते हैं हाई कोर्ट के, और जो दूसरे होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होते हैं, ये भी बेसिकली डिफेंस पर्सनल ही होते हैं, लेकिन ये भी रिटायर्ड होते हैं। जैसे कोई मेजर जनरल हो सकता है ना, मेजर जनरल की रैंक का कोई भी ऑफिसर जो रिटायर्ड होता है वो एक इसका मेंबर होता है। तो दो लोग होते हैं इसमें बेसिकली, और भी इनके हेल्पर वगैरह वो सब रहते हैं, बट यस मेजरली ये दो लोग होते हैं। तो बस मामला पूरा यही अटकता है कि अभी ये लोग हाई कोर्ट में भी जस्टिस सीख करने के लिए जा सकते हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या आर्गुमेंट है, गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भैया, गवर्नमेंट ने ये कहा कि ट्रिब्यूनल को बनाने का पर्पस था कि जो कोर केसेस का बर्डन है वो कम करना है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, तो वो पूरा बर्डन ही है, वो जो पर्पस था वो डिफीट हो रहा है। तो यही पर्सनल अब यहाँ पे डबल बर्डन हो गया। पहले कम से कम ट्रिब्यूनल तो नहीं था, अब ट्रिब्यूनल के पहले ट्रिब्यूनल के अंदर केस जाएगा, फिर वो केस हाई कोर्ट के अंदर जाएगा, तो ये तो डबल बर्डन हो गया। सरकार का ये कहना है कि देखो भैया ऐसा मत करिए, जो पर्पस था वो पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, आप ट्रिब्यूनल को फाइनल अथॉरिटी रहने दीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, ठीक है, आप हायर अथॉरिटी में जा सकते हो, अपील कर सकते हो, ये आपका बिल्कुल एक बेसिक राइट होता है, तो हम उसको नहीं छीन सकते, ठीक है, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। तो ये था दोस्तों इसके बारे में, तो कोई खास इसमें था नहीं। अगर हम आज के एडिटोरियल के बारे में बात करें तो वो जो है ट्रांसमोग्रीफाइंग बेमथ, ठीक है, द रेलवेज, तो रेलवे को लेकर उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताई हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक मेंस के पर्सपेक्टिव से आंसर लिख सकते हैं। इन द बैकड्रॉप ऑफ द रिसेंट चेंजेस इन द मैनेजमेंट ऑफ द रेलवेज, critically analyze the issues and the suggest some relevant measures। 150 वर्ड्स, और ये आपको पहले से पता ही है कि कहाँ पे जाके आप अपने आंसर को सबमिट कर सकते हो। तो बढ़िया है, आंसर लिखिए, सबमिट कीजिए अभी इसी स्टेज पे, क्योंकि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बहुत क्वालिटी वाला आंसर हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, अभी सिर्फ यू जस्ट नीड टू बी हैबिचुअल ऑफ सिटिंग एंड राइटिंग योर आंसर्स। आंसर लिखिए बस, क्वालिटी की तो बात की बात है, क्योंकि लगातार हम लोग आंसर राइटिंग के कोर्सेज भी चलाते रहते हैं, गाइडेंस प्रोग्राम भी चलाते रहते हैं। आप वो देख के थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो कि कैसे कंक्लूजन लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, हेडिंग, सब हेडिंग, डायग्राम, फ्लो चार्ट, वो सब कैसे बनाना है वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप आंसर सिर्फ इसलिए नहीं लिख रहे हो, आपका ऐसा डर लगता है कि मैं क्वालिटी मेरी अच्छी नहीं आएगी, तो इस वजह से आप आंसर लिखना मत छोड़िए। क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव होती है, फर्स्ट डे किसी भी की क्वालिटी जो है वो टॉप नॉच नहीं होती है। अभी जितना आपको आता है वो आप उतना लिखिए, धीरे धीरे जब आदत डालोगे तो 100% वो खुद ब खुद ही इंप्रूव हो जाएगा, राइट। उसके अलावा जो आपको यहाँ से फीडबैक मिलेगा, आप उस सबको उसको डाल सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आंसर लिखें, डिपॉजिट करें। अभी ज़्यादा दूसरी टेक्निकलिटी चीज़ों पे फोकस मत करें, वो समय के साथ धीरे धीरे आ जाता है, ठीक है। तो क्या कहता है ये आर्टिकल, आर्टिकल देखिए पूरा रेलवे की प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बता रहा है, जो कि अभी रिसेंटली हम लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत इन्होंने बहुत अच्छे नोट से की है। देखिए लिखने वाले जो हैं मिस्टर के बाला केसरी, और बहुत ही एक रिनाउंड पर्सन रहे हैं। बाला केसरी जी जो है वो इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है इसके मेंबर स्टाफ रहे हैं, रेलवे बोर्ड में रहे हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस है इनको, बहुत सालों का, 30-40 सालों का एक्सपीरियंस है सर्विस में। तो डेफिनेटली रेलवे की प्रॉब्लम को इन एंड आउट जानते हैं ये अच्छे से, तो अपनी विजडम ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो भैया हम कौन होते हैं इनकी विजडम को इग्नोर करने वाले, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलिए इसको हम लोग डाल देते हैं। हालांकि थोड़ी चीज़ें यहाँ पे और एक्सप्लेन हो सकती थी जो इन्होंने की नहीं। हाँ, लेकिन पूरा मामला क्या बनता है वो आपको बता देता हूँ। शुरुआत इन्होंने बहुत पॉजिटिव नोट से किया। इन्होंने कहा कि जो करंट इंडिया का रेलवे का जो स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप पिछले 10, 20, 30 सालों से कंपेयर करो
तो इस समय जो इंडियन रेलवे है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आती है। नए नए प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे हैं, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, ठीक है, विस्टाडोम कनक्लूड। और एक्सीडेंट जो होते हैं ना, रेलवे एक्सीडेंट, ये भी इस समय ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं। इसका मतलब अभी रेलवे में सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा सेफ है। अगर आप एक्सीडेंट्स के मामले में भी बात करो, टाइम पे ट्रेन्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डिले ट्रेन्स में हो नहीं रहा है ना। अगर आप कोचेज़ की बात करो तो जनरल कोच में भी आजकल ठीक ठाक सीट मिल जाती हैं, एसी प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, और ऑनलाइन जो पोर्टल हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो इनका कहना है कि देखिए ओवरऑल जो है रेलवे की सिचुएशन काफ़ी ठीक ठाक है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे सामने दो कंसर्न अभी भी बने हुए हैं। पहला कंसर्न है वो है फाइनेंशियल हेल्थ को लेके पूरे डिपार्टमेंट की, और दूसरा जो कंसर्न है वो है मैनेजमेंट को लेके। तो इन दोनों कंसर्न्स पे इन्होंने इसके ऊपर बात की है। हालांकि जब अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको कई चीज़ें बहुत फैक्चुअल जानने को मिलेंगी, लेकिन मैं यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ों के बारे में नहीं जाऊँगा। आपके जो है मोटे मोटे तौर पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के मामले में बात कर सकते हैं। इनका कहना है कि भैया जो बजट एलोकेशन हुआ है इस बार, बजट का, या पिछले साल जो हुआ था, इस बार डेफिनेटली बजट एलोकेशन बढ़ा है, तो जो कि अपने आप में एक यहाँ पे एक अच्छा सिग्नल है। लेकिन ये जो बजट हम लोगों ने इंक्रीज किया है, इसमें से बहुत सारा पैसा तो वो पेंशन में ही चला जाएगा, जो कि रेलवे के रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं या रिटायर होने वाले हैं, ये तो उनकी पेंशन में ही चला जाएगा। रेलवे को लेके ओरिजिनली आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसके लिए सरकार के पास अभी भी पैसा नहीं है, क्योंकि जो पैसा बजट में एलोकेशन किया है वो पेंशन और सैलरी में ही चला जाता है। दूसरी बात, कैग ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। कैग ने भी यही कहा है कि भैया इंडियन रेलवे का जो फाइनेंशियल स्टेटस है इस समय वो बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि ऊपर से देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंडिया की रेलवे जो है वो रिवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड पे ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो यहाँ पे जो आंकड़े हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश किया है रिवेन्यू को दिखाने के लिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। उसके अलावा हैवी इन्वेस्टमेंट ऑन द बोरोइंग, अभी सरकार का कहना है कि हम आने वाले कुछ सालों में रेलवे में बहुत ज़्यादा भारी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी, इन्वेस्टमेंट के बाद लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो आएगा बोरोइंग से। तो डेफिनेटली सरकार जो है बैंकों से बोरो करेगी, बैंक से बोरो करेगी। तो जब आप किसी चीज़ से बोरो करते हो तो आपको वापस तो देना पड़ता है ना, उसको रीपे तो करना पड़ता है। तो इनका कहना है कि सरकार जो है लाखों करोड़ रुपए अभी जो लेगी, फ्यूचर में इसको रीपे करना पड़ेगा, और फ्यूचर में जब रेलवे की इनकम नहीं रहेगी जितनी सरकार एक्सपेक्ट कर रही है, तो रेलवे के ऊपर यहाँ पे और ज़्यादा बर्डन आ सकता है, और हमारे बैंकों के अंदर एनपीए भी जनरेट होगा, है ना। ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोली हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि 2025-26 में 8th पे कमीशन जब लागू होगा तो डेफिनेटली सैलरी बढ़ेगा। जब सैलरी बढ़ेगा तो और ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर फाइनेंशियली बर्डन पड़ने वाला है। तो सरकार इतनी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी। कैग की रिपोर्ट तो पहले भी उनको नेगेटिव बोल रही है, पेंशन फंड बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, बजटों को लोकेशन भी जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, 8th पे कमीशन लगेगा, तो फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो इनका सवाल यही है कि रेलवे इज़ अ कमर्शियल एंटिटी और नॉट। क्या रेलवे कमर्शियल एंटिटी है? क्या रेलवे का मेजर जो पर्पज़ है वो पैसा कमाना है, या फिर रेलवे का जो मेजर पर्पज़ है वो सोशल सर्विस है? यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है। तो पैसा अगर आप कमाते हो तो फिर तो आपको प्राइवेट वाला रूट फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सोशल सर्विस के ऊपर, पब्लिक सर्विस के ऊपर फोकस करते हो, जैसा कि रेलवे हमेशा से करती आई है पहले ही, तो उस केस में जो है आप लोग इसको डेफिनेटली एक रिवेन्यू जनरेशन मॉडल फॉलो नहीं कर सकते। ये तो थी फाइनेंशियल वाली बात, जो कि खास इंपॉर्टेंट थी नहीं। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों मैनेजमेंट वाली। क्या है, देखिए मैनेजमेंट वाला पूरा मामला। अभी तक रेलवे के अंदर जो सर्विस होती थी, 8 ग्रुप ए की सर्विस होती थी, ग्रुप ए, ठीक है, जिनमें से 5 जो सर्विसेज होती थी वो होती थी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, और 3 सर्विस होती थी वो होती थी नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में। ये 2019 से पहले का सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ। 2019 के बाद में क्या किया, सरकार ने इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखिए जो 5 टेक्निकल जो रिक्रूटमेंट होती थी वो होती थी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम को लेके, ठीक है। सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम होता था रेलवे को लेके, जिसमें जो बच्चे ने बीटेक या एमटेक किया होता है वो लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, उनकी सिलेक्शन होती है इन टेक्निकल डिपार्टमेंट में। 3 जो है वो नॉन टेक्निकल वाले होते थे, जो कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, वो आपको मिलती थी, ठीक है, जिसे हम लोग IRMS कहते हैं। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 5 जॉब जो है वो इंजीनियरिंग के लिए,
3 जॉब जो है वो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए। सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये अभी अलग से जो एग्ज़ाम होता था इसको कैंसल आउट कर दिया। उन्होंने बोला कि हम लोग इसके थ्रू रिक्रूटमेंट करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज के तहत जो लोग एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और जिनका रेलवे जिनको मिलता है, आईआरएमएस सर्विस जिसको मिलती है, हम लोग सिर्फ उनको रिक्रूट करेंगे। ऐसा सरकार ने क्यों कहा, ये आपको थोड़ा सोचना चाहिए। सरकार ने ऐसा इसलिए कहा कि भैया आज के समय में जो लोग सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं उसमें से 70% इंजीनियर्स होते हैं, इसीलिए मैं अलग से इंजीनियर्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाऊंगा। जो लोग सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उन वही अगर लोग सर्विस में आएंगे तो क्योंकि वो पहले से ही इंजीनियर हैं तो फिर वो उसमें डेफिनेटली एक्सपर्ट हो सकते हैं। ऐसा सरकार का आर्गूमेंट है। लेकिन इस आर्टिकल का कहना है कि ये आर्गूमेंट बिल्कुल बेकार है, इसका कोई भी ग्राउंड नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए। पहली बात तो ये कि जो लोग सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करके रेलवे जिनको मिलता है वो टॉप रैंकर्स नहीं हैं, वो उतने अच्छे परफॉर्मर नहीं हैं जितने कि टॉप रैंकर जिनको आईएएस आईपीएस आईएफएस मिलता है, राइट। तो उनका रैंक जो है 500 600 700 आता है जिनको आईआरएमएस मिलता है। तो पहली बात तो वो इतने टॉप रैंकर नहीं है। लेकिन जो जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के तहत आते थे वो होते थे टॉप रैंकर्स, तो डेफिनेटली क्वालिटी में तो पहले ही कंप्रोमाइज़ यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी बात, जो लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हैं वो डेफिनेटली इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड होते तो भैया वो इंजीनियरिंग वाला जॉब करते। वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो इंजीनियरिंग से दूर जाना चाह रहे हैं। ऐसा उनका आर्गुमेंट है। हालांकि ये 100% सही नहीं है। बहुत सारे लोग इंजीनियर जो हैं वो इसलिए यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं क्योंकि उस डिपार्टमेंट में शायद जॉब्स नहीं है, वो रीज़न भी एक हो सकता है। वो ल्यूक्रेटिव जॉब्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में इतना जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो शायद वो यहाँ पे आते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, अब ये भी कह सकते हो कि क्योंकि उसका मेन मकसद जो है आईएएस आईपीएस और आईएफएस होना होता है, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अगर सिलेक्शन हो भी गया, अगर आप मान लो आईआरएमएस बन गया और उसको इंजीनियरिंग रेलवे में जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट में डाल दिया गया, तो मन लगा के काम नहीं करेगा, है ना, तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ होगा। दूसरी बात ये। तीसरी बात यह है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पहले ही भैया वैकेंसी आप बहुत कम निकाल रहे हो, है ना, तो ओवरऑल वैकेंसी ही कम है। उन वैकेंसी में आप कैसे डिमांड को फुलफिल करोगे। तो आपने ये जो अलग से इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के जो कैंसिल किया है, ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा डिसीज़न है, ऐसा इन्होंने कहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज के तहत जो बच्चे आते हैं एग्ज़ाम क्लियर करके, वो एक्सपर्ट होते हैं, वो अपना जो फ्यूचर है वो इंजीनियरिंग में ही बनाना चाहते हैं, क्वालिटी टॉप नॉच होती है और वहाँ से आप वर्कफोर्स को की डिमांड को भी फुलफिल कर सकते हो, ऐसा उनका कहना है। फिर एक आर्गुमेंट और आता है। एक आर्गुमेंट ये आता है कि सरकार इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि सरकार रेलवे को प्राइवेटाइज करना चाहती है। क्योंकि अगर आप देखिए तो ओवरऑल जो कैडर की स्ट्रेंथ है वो लगभग 40% कम हो गई है पिछले कुछ सालों में। ओवरऑल कैडर की स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जो ओवरऑल जो वर्क फोर्स था वो कम हो गया है, क्योंकि सरकार धीरे धीरे रेलवे के सारे डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करेगी। उस प्राइवेट कंपनी में से ही लोग प्रमोट होके मैनेजमेंट के अंदर आएंगे, वहीं से लोग होके जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आएंगे। तो ये भी सरकार का एक लॉन्ग टर्म, यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि मीडियम टर्म मैं बोलूँगा, एक मीडियम टर्म गोल हो सकता है। इसीलिए सरकार ने इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम को कैंसिल किया है, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया है, और साथ के साथ प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से लोग जो है वो रेलवे के अंदर आ सकते हैं। तो जो इनका कहना है कि बहुत ही ख़राब डिसीजन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से जो सिस्टम चल रहा है एक बार अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है उसको दोबारा से स्ट्रीमलाइन करना बहुत ही मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। बाकी सॉल्यूशन में तो वही चीज़ें हो गई। सॉल्यूशन में जो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज को कंटिन्यू कीजिए, वो तो बड़ी बात है। दूसरी बात जो है, आप रेलवे को सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एंटिटी मत समझिए। अगर आप कमर्शियल एंटिटी समझोगे तो फिर जो वेलफेयर है, जो वेलफेयर स्टेट की हम लोग बात करते हैं, उससे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना। तो हर बार आप हमेशा रिवेन्यू जनरेशन के बारे में नहीं सोच सकते हो, तो एक भी वो भी इन्होंने यहाँ पे कहा है। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर को आप इतना जल्दी फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिए, पहले कोई अच्छा सा कमीशन बनाइए, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा, है ना। तब जाके आप जो है किसी, अगर आपको इंट्रोड्यूस करना भी है तब जाके आप उसमें कर सकते हो। और ख़ासकर ऑपरेशन में तो प्राइवेट सेक्टर को जो है आप इंक्लूड मत ही कीजिए, क्योंकि ऑपरेशन में फिर वो सेफ्टी और वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाती है ना। तो ये एक इन्होंने यहाँ पे कहा है। इनका एक बहुत सवाल है,
इन्होंने कहा है कि इंडियन रेलवे को इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है या जर्नलिस्ट की रिक्वायरमेंट है। जर्नलिस्ट का मतलब होता है दोस्तों जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वो एक्सपर्ट नहीं होते, वो जर्नलिस्ट होते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग की सर्विसेज की तैयारी करता है वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के बारे में ही पढ़ता है। हम लोगों को सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एटसेट्रा सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो हम जर्नलिस्ट हैं। हाँ, सिलेक्शन होने के बाद जैसे जब आईपीएस हो जाते हो आप या आईआरएस हो जाते हो, तब आपको ट्रेनिंग में वहाँ पे स्पेसिफाइड ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ओवरऑल जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट होते हैं, इनको जर्नलिस्ट कहा जाता है सिविल सर्विसेज को। जिससे आईएएस ऑफिसर होता है वो जर्नलिस्ट होता है, वो स्पेशलिस्ट नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से लेकिन जो इंजीनियर्स होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, और रेलवे को हमेशा इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जर्नलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये भी एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट यहाँ पे नजर आता है। दोस्तों यही था आज के आर्टिकल्स के अंदर। तो उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल जो है आप ये भी पढ़ सकते हो। एक और एडिटोरियल आपके लिए यहाँ पे है, इन सैंक्शंस राउट व्हाट द वर्ल्ड मस्ट टेक नोट ऑफ। ये थोड़ा आप देख सकते हो, यूक्रेन को लेके ही है, क्योंकि कनाडा ने और डब्ल्यूटीओ में कनाडा ने जो है रशिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट से हटा दिया है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। डब्ल्यूटीओ के बारे में बेसिकली आपको पढ़ना है तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। उसके अलावा चाहे रशिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है, आईसीजे है ना, ये जो है थोड़ा सा आप इसको भी देख सकते हो। इन कास्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड आंसर टू द रिलीजियस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। इंटरव्यू है, कोई खास वैसे मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं था। ठीक है, आज का जो एक्सप्लेनर सेक्शन है उसको भी आप जो है अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। हालांकि ज़्यादातर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई खास रेलिवेंट नहीं है एज सच, लेकिन ओवरऑल अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में इन्होंने यहाँ पे कई सारी चीज़ें बता रखी हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था, क्यों एस्टेब्लिश हुआ था, क्या इसका पर्पस था। 1949 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके जो डिसीजन होते हैं वो वैसे बाइंडिंग होते हैं, आपको मैं बताता चलूँ। इसके जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होती हैं। अगर कोई कंट्रीज़ के डिसीजन नहीं मानता है तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली होती है, इसके रूट के थ्रू भी जा सकते हैं। तो इस समय जो रशिया जो चल रहा है क्राइसिस, उसको लेके आईसीजे ने रशिया को जिम्मेदार माना है कि आप यूक्रेन के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसको बंद करिए। लेकिन रशिया क्योंकि वहाँ पे अब्सेंट था डेफिनेटली, तो रशिया तो इस बात को मानेगा ही नहीं। तो उसकी वजह से कह रहे हैं कि भैया क्या आईसीजे के पास इतनी पावर है कि वो अपने डिसीजन को ज़बरदस्ती मनवा सकता है, क्या नहीं मनवा सकता है? मनवा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना पड़ेगा। यूनाइटेड सिटी काउंसिल के अंदर तो रशिया का ऑलरेडी वीटो पावर है, तो डेफिनेटली वहाँ पे तो उसकी चलने वाली है नहीं। तो ऐसी जो है कुछ कुछ बातें इन्होंने यहाँ पे बता रखी है कि आईसीजे के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आज और कुछ खास था नहीं। कुछ आर्टिकल जैसे आप ये पढ़ सकते हो, इंडियन फर्म बाय मोर ऑयल फ्रॉम रशिया, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। यही था दोस्तों। उसके अलावा जो स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं उनको हम बताते चलें कि हम लोग फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। 30 अप्रैल से हमारा फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो जाएगा। 1000 से प्लस जो है आवर्स की हम लोग क्लासेस देने वाले हैं। प्रीलिम्स, मेंस, एसए सभी टेस्ट सीरीज हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, और हर चीज़ का आपका ध्यान रखा जाएगा। टेस्ट वगैरह टाइम टू टाइम लिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रिंटेड नोट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाएगा, डेली क्विज वगैरह वो सब। क्योंकि पिछले 1 साल से लगभग हम इसको प्लान कर रहे हैं, तो अभी बहुत सोच समझ के इसको हम दोस्तों लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को इसको ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जा सकते हो, लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, अभी तो शायद डिस्काउंट भी चल रहा है, तो डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हो और आप बन सकते हो हमारे क्लासरूम के मेंबर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।